हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का सैंपल पेपर हल करने वाले हैं। और विषय कौन सा होने वाला है? विषय होने वाला है ज्योग्राफी। ठीक है, भूगोल का सैंपल पेपर हम लोग हल करने वाले हैं। यूपी बोर्ड का ये सैंपल पेपर रहेगा। 2024 और 25 का ये सैंपल पेपर हम लोग हल करने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो चलिए, सबसे पहले हम यूपी बोर्ड के जो पेपर होता है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको समझ लेते हैं कि समय कितना होता है। समय होता है लगभग 3.25 घंटे, मतलब 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय होता है। देख लीजिए, भूगोल विषय का ये पेपर है। सभी विषय आप लोगों को हल करने अनिवार्य रूप से होते हैं, और 1 से 8 तक जो प्रश्न होते हैं वो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं। 9 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आप लोगों को लगभग 30 शब्दों में देना होता है। 1-2 वाक्य में भी आप समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, लगभग आप 75 वर्ड्स में इनका उत्तर दे सकते हैं। 23 से जो 24 हैं ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, लगभग आप लोगों को 150 शब्दों में इनका उत्तर देना होता है। और 25 से 26 तक मानचित्र से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, और मानचित्र भी आप लोगों को जो है बोर्ड परीक्षा में आवंटित होता है, और उसमें आप लोगों को सही मार्किंग करनी होती है। जो जगहें आपसे पूछी जाती हैं उनको मार्क करना होता है। इस सैंपल पेपर की खास बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स अगर आप लोगों को सैंपल पेपर हल करवाता है तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस, मान लीजिए कि आप लोगों को ऑप्शंस में दिए गए हैं कि 10 में से कोई मान लीजिए 5 क्वेश्चंस हल करने हैं तो हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस हल करवाएंगे। नहीं, अगर आप लोगों को 10 में से 5 करने हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम 10 के 10 क्वेश्चंस आप लोगों को हल करवाएं। साथ ही साथ मैं उन सभी स्टूडेंट्स से भी गुजारिश करूंगा जो यूपी बोर्ड के नहीं हैं। यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो बिहार बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, दिल्ली बोर्ड के हैं, मैं उन सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश करूंगा कि आप भी इस सैंपल पेपर को लगाएं। मैंने बार बार कहा है कि पैटर्न डिफरेंस होता है, पैटर्न में अंतर होता है, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि क्वेश्चंस समान होते हैं, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई लघुत्तरीय प्रश्न किसी बोर्ड में पूछा गया था, वह लघुत्तरीय प्रश्न दीर्घोत्तरीय बनकर किसी दूसरे बोर्ड में पूछा जा सकता है। खासकर जब आप मैप के क्वेश्चंस लगाते हैं तो अक्सर आप देखेंगे कि रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस अलग अलग बोर्ड में। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि इस बोर्ड के, यूपी बोर्ड के सैंपल पेपर को आप जरूर देखें। तो बहुत से स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड के हैं और वो इस सैंपल पेपर का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी इस सैंपल पेपर को रिकॉर्ड कर दिया जाए आप लोगों के लिए। तो बस बारी है आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड का जो सैंपल पेपर हल करेंगे। तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस जो हैं मैंने आप लोगों के लिए पढ़ दिए हैं। सबसे पहले हम लोग वैकल्पिक प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो बारी होगी वो होगी वैकल्पिक प्रश्नों को हल कर लेने की। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की जो अवधारणा है, हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि 2 लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत करने में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लाने में। कौन से हैं 2 व्यक्ति? एक व्यक्ति पाकिस्तान के और एक व्यक्ति हमारे देश भारत के। महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन दोनों का सम्मिलित योगदान था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लाने में। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन है, ये नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं। लेकिन महबूब उल हक का ज़्यादा योगदान था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगर आप लोगों को इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है
जिसमें दोनों ही ऑप्शंस में होते हैं। अगर आपके पास ये विकल्प है कि दोनों को चुन सकते हैं तो हाँ, दोनों को आप लोगों को चुनना है। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना है तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, महबूब उल हक। बहुत ही ज्यादा आसान लेकिन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। चलिए दूसरे नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था? कोऑपरेटिव फार्मिंग का सबसे पहले सफल परीक्षण कहां किया गया था? रूस, डेनमार्क, भारत और नीदरलैंड। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। भारत में तो नहीं किया गया था, है ना, सहकारी कृषि भारत में थोड़ा लेट आई थी। अगर हम इन सभी देशों की बात करें तो सही आंसर इसका होगा डेनमार्क। डेनमार्क में सहकारी कृषि का सबसे पहला सफल परीक्षण किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक जलमार्ग मैक्सिको की खाड़ी में है? हमें एक जलमार्ग को बताना है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है। विशाल झील जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग और मिसिसिपी जलमार्ग। इन सभी प्रश्नों में जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मिसिसिपी। मिसिसिपी में सॉरी एक बहुत ही फेमस रिवर है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की। अगर हम वोल्गा और डेन्यूब की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप। विशाल झील मार्ग हाँ उत्तर अमेरिका में है, लेकिन उत्तर अमेरिका में यहां पर जो झील है वो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। लेकिन ये मिसिसिपी नदी चूंकि मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है और आप लोगों को मैक्सिको की खाड़ी के ही स्थित जलमार्गों के बारे में पूछा गया था, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, मिसिसिपी जलमार्ग। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप नहीं है? जब इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जिसमें पूछा जा रहा हो कि क्रियाकलाप कौन सा तृतीय क्रियाकलाप नहीं है, या नहीं टाइप का जब जो वर्ड दिखता है ना, आपको बहुत अच्छे से इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जनरली गलत हो जाते हैं। आप लोगों को मनोरंजन सेवाएं, चीनी का उत्पादन, हलवाई का कार्य और चल अचल संपत्ति का क्रय विक्रय, इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा तृतीय क्रियाकलाप नहीं है। देखिए, चाहे मनोरंजन सेवाएं हो, चाहे वो हलवाई का कार्य हो और चाहे चल अचल संपत्ति का क्रय विक्रय हो, ये तीनों ही सर्विसेज है ना, क्या है? सर्विसेज है। लेकिन यहां पर देख लीजिए प्रोडक्शन, चीनी का उत्पादन, ये क्या है? ये सर्विसेज नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग की बात यहां पर हो रही है। प्रोडक्शन जो होता है अपने आप में कुल मिलाकर गन्ने की अगर आप खेती कर रहे हैं तो वो क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप। गन्ने से आप चीनी बना रहे हैं तो वो द्वितीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप नहीं है, याद रखिएगा। मतलब जहां पर दूसरा ऑप्शन है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा, केवल दूसरा, ये दूसरा जो ऑप्शन है ये तृतीय क्रियाकलाप नहीं है, द्वितीय क्रियाकलाप है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चौथा प्रश्न क्लियर हो गया होगा। पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, खेतों का आकार छोटा होता है, कृषि भूमि कम और जनसंख्या अधिक होती है। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की बात हो रही है। देख लीजिए, इस प्रकार की अनाज कृषि में क्या होता है? कृषि भूमि कम होती है क्या? नहीं भाई, कृषि भूमि तो बहुत ज्यादा होती है, बड़े बड़े आकार के खेत होते हैं, बल्कि जनसंख्या कम होती है ना। मतलब पहला जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो तो क्या है? गलत। खेतों का आकार छोटा होता है, नहीं भाई, खेतों का आकार तो बड़ा होता है, मतलब ये भी क्या हो गया? गलत। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, नहीं, इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन कम नहीं होता बल्कि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 5 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मजा आ रहा है कि नहीं वीडियो में? पहले मुझे ये बताइए, अगर वीडियो में मजा आ रहा है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए छठवां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? पूर्वी तट पर नहीं है मतलब अल्टीमेटली आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है। भाई यदि पूर्वी तट पर नहीं है तो पश्चिमी तट पर होगा, तो हमें बताना है पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। मतलब यहां पर मुंबई जो बंदरगाह है, आप मुझे बताइए वो पश्चिमी तट पर है या पूर्वी तट पर है? डेफिनेटली वो पश्चिमी तट पर है, मतलब मुंबई तो एक सही आंसर है। चेन्नई तो भाई यहां पर है बंदरगाह, मतलब वो पूर्वी तट पर है, मतलब ये तो क्या हो जाएगा? गलत।
तूतीकोरिन भी यहां पर पूर्वी तट पर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो चेन्नई और तूतीकोरिन तो हट गए। मर्मगोआ जो है, मर्मगोआ जो बंदरगाह है, आप खुद नाम से स्पष्ट कर सकते हैं, यहीं पर है गोवा, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन ए मुंबई और मर्मगोआ साथ दिए गए हों, मतलब ऑप्शन का। मुंबई और मर्मगोआ जो बंदरगाह हैं, ये बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं, पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। अगेन यहां पर इस नई वर्ड को आप लोगों को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन, कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर और तारापुर। सही आंसर इसका होगा तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, ठीक है। कुल मिलाकर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तारापुर महाराष्ट्र। यहां पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। 8वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर हम लोगों को बताना है। जैसे कथन दिया गया है कि धान, गेहूं, आम और दलहन की फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयोगी है, ठीक है। कारण दिया गया है कि जलोढ़ मिट्टी अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है, हम लोगों को बताना है। कथन सही है, कथन सही है, कारण सही है। कथन एवं कारण दोनों सही है, एवं कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। भाई हम लोगों को यह पता है कि गेहूं, धान, आम और दलहन, इनके लिए जलोढ़ मिट्टी की जरूरत होती है, तो जलोढ़ मिट्टी मतलब कथन तो सही है। जलोढ़ मिट्टी अधिक नमी के लिए प्रसिद्ध है, नहीं, अधिक नमी धारण करने की जो क्षमता होती है, अधिक नमी धारण करने की क्षमता वो काली मिट्टी में होती है, ठीक है। काली मिट्टी में अधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है और वो भारी हो जाती है नमी के बाद, मतलब कारण सही नहीं है इसका, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन ए, कथन सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम लोगों ने 8 वैकल्पिक प्रश्न बहुत अच्छे से हल कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, मज़ा आ रहा है वीडियो में। तो चलिए फटाफट पहले वीडियो को लाइक करिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए 9वां प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि रेटजेल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित करें। एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं, हम लोगों ने बिहार बोर्ड का पेपर हल किया है, हम लोगों ने ये यूपी बोर्ड का पेपर हम हल कर ही रहे हैं, एमपी बोर्ड का हम लोगों ने हल किया है, फिर हम राजस्थान बोर्ड का अभी कुछ दिनों बाद करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे ना, तो ये रेटजेल, इनका जो नाम है ना, ये बार बार पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। तो रेटजेल, ये क्वेश्चन जो है अपने आप में सुपर आईएमपी हो जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए तो सही आंसर इसका देख लेते हैं। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल वह विषय है जो मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। तो आप छोटा प्रश्न है तो आप इस तरीके से इतना ही लिखेंगे तो भी काफी हो जाएगा, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए और भी जानकारियां यहां पर लिख दी हैं। कुल मिलाकर मानव और भूगोल के बीच का जो संबंधों का अध्ययन है उसे ही हम मानव भूगोल कहते हैं। इसमें स्थानिक विश्लेषण के माध्यम से यह समझने की कोशिश की जाती है कि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रियाएं पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। भाई हम पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण हमसे प्रभावित होता है, ठीक है। ये सभी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है हम सभी को बहुत अच्छे से पता है, और यही होता है मानव भूगोल, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है? जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत मतलब किस दौरान जनसंख्या बढ़ी, किस दौरान जनसंख्या घटी, आखिरकार इस सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है, हम लोगों को बताना है। तो सही आंसर इसका देख लेते हैं। जनांकिकीय गतिशीलता के सिद्धांतों का उपयोग यह समझने में किया जाता है कि एक क्षेत्र में जनसंख्या क्यों बढ़ती है, आखिरकार जनसंख्या बढ़ती क्यों है, कारण हमें पता चलते हैं, घटती क्यों है, इसके कारण हमें पता चलते हैं। यह सिद्धांत प्रवासन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब व्यक्ति जाता है, प्रजनन और मृत्यु दर के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके संसाधनों की योजना बनाने में मदद करते हैं। भाई जनसंख्या बढ़ रही है मान लो, या जनसंख्या बढ़ चुकी है, तो प्लानिंग करनी पड़ती है हम लोगों को कि भाई संसाधनों का आवंटन किस प्रकार होगा। जनसंख्या में बढ़ोतरी अपने आप में एक चुनौती होती है, और इस चुनौती को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे देश में जो संसाधन है, चाहे वो जल संसाधन है, मृदा संसाधन है, खाद्य संसाधन है, उन सभी का बंटवारा अगर हमें सही उचित
न्यायोचित तरीके से करना है तो हमें इस सिद्धांत का अध्ययन करना ही पड़ेगा, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इसलिए तो जनगणना वगैरह कराई जाती है कि भाई लोगों के लिए अच्छी योजनाएं वगैरह जो है वो लागू की जा सकें। तो इस सिद्धांत में हम लोगों ने देखा है कि 1921 वाला जो वर्ष था उसे महाविभाजक वर्ष बोलते हैं। इस दौरान जो जनसंख्या थी वो बढ़ने की वजह क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ये दशक जो है अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। ह्यूमन डेवलपमेंट के हम लोगों को 4 मुख्य जो फैक्टर या घटक हैं उनके नाम लिखना है। सबसे पहले आर्थिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम आय और उत्पादन का मापन करते हैं। अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो हम इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता जैसे पहलुओं पर चर्चा करते हैं। जब हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो विभिन्न समाजों की परंपराओं, मान्यताओं और मूल्यों को समझने पर जोर देते हैं। और जब हम तकनीकी दृष्टिकोण की बात करते हैं तो तकनीकी प्रगति और नवाचार को मानव विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में इसे हम देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस हमें आय, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य इन्हीं का तो कैलकुलेशन मानव विकास सूचकांक में करना होता है, आप लोगों को याद आ रहा होगा। ठीक है, और ध्यान रहे ये मानव विकास वाला जो टॉपिक है ये भी बार बार आप लोगों से पूछा जा रहा है। बहुत से बोर्ड्स में हम लोगों ने देखा रिपीट हो रहा है। चलिए 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई पंचम क्रियाकलाप जो होते हैं वो क्या होते हैं। हम लोगों ने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप के बारे में पढ़ा हुआ है चैप्टर में, है ना। 5वें तक क्रियाकलाप हम लोगों ने पढ़े थे। 3 क्रियाकलाप तो बहुत स्पष्ट है। पहले में क्या होता है भाई, पर्यावरण, खेती खनन और जैसे हम मछली पालन करते हैं, शिकार करते हैं तो प्राथमिक क्रियाकलाप, उत्पादन करते हैं तो द्वितीय क्रियाकलाप, सेवा करते हैं तो तृतीय क्रियाकलाप, अनुसंधान एवं विकास करते हैं तो चौथा क्रियाकलाप। लेकिन जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, जहाँ पर परामर्श दिया जाता है, एकदम टॉप लेवल पर डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटीज में लोग लगे होते हैं वो पंचम क्रियाकलाप से संबंधित होते हैं। तो सही आंसर हम लोगों को बता देना है, पंचम क्रियाकलाप उच्चतम स्तर के निर्णय लेने और नीति निर्माण से जुड़े होते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब्स बोलते हैं, है ना। इसमें अनुसंधान, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी और परामर्श सेवाएं शामिल होती हैं। याद रखिएगा इसमें रिसर्च डेवलपमेंट तो होता ही है और परामर्श सेवाएं भी शामिल होती हैं, इसमें सलाह दी जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 12 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम लोग 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है। आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या का डिवीजन हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है। तो भाई 2011 के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला कार्यशील जनसंख्या, दूसरा गैर कार्यशील जनसंख्या और तीसरा है निर्भर जनसंख्या। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, वैसे तो छोटा क्वेश्चन था, आप चाहे तो नाम लिख दें, कार्यशील 2-3 लाइन में उत्तर बताना है। अति लघुत्तरीय प्रश्न हम हल कर रहे हैं, आप लिख सकते हैं कार्यशील जनसंख्या, गैर कार्यशील और निर्भर। लेकिन कई बार मान लीजिए दूसरे बोर्ड को या बोर्ड परीक्षा में आप लोगों से ये दीर्घोत्तरीय में या लघुत्तरीय में पूछ लिया गया तो फिर 3 शब्द में काम नहीं चलेगा, विस्तार से उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्या है, कार्यशील जनसंख्या। तो वे लोग जो किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि में संलग्न है। इसमें 4 प्रकार के श्रमिक जो हैं वो आते हैं, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, कृषि श्रमिक और गैर कृषि श्रमिक। इन चारों श्रमिकों की परिभाषाएं आप लोगों को याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। दूसरा होता है गैर कार्यशील जनसंख्या, जैसे कि आपके घर में मान लीजिए मम्मी है, वो होम मेकर है, मान लीजिए वो हाउसवाइफ हैं, तो वो गृहिणियां जो हो जाएंगी वो गैर कार्यशील जनसंख्या में हो जाएंगी। पापा अगर काम कर रहे हैं और मम्मी जो है घर पर हैं, घर को संभाल रही हैं, तो गृहिणियां जो है वो गैर कार्यशील जनसंख्या है। निर्भर जनसंख्या मतलब डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन सी होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं मान लीजिए 1-2 साल के या थोड़े और भी बड़े, डेफिनेटली तो बड़े जो बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। बच्चे तो डिपेंडेंट होते ही हैं, घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो भी डिपेंडेंट होते हैं। तो ये जनसंख्या मुख्य रूप से कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर होती है। आप किस पर निर्भर हैं, आप अपने पापा मम्मी पर निर्भर हैं या नहीं है। हाँ, पढ़ाई के बाद आपकी जॉब लगेगी तब पापा मम्मी आपके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, लेकिन अभी तो आप पापा मम्मी पर निर्भर हैं। तो यह जनसंख्या मुख्य रूप से कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर होती है, जैसे बच्चे, वृद्ध जो स्वयं आय अर्जित नहीं करते हैं। मुख्य रूप से आप ये याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर
हो गया होगा। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग कुल भूमि जल संभाव्य से अधिक है? इसके दो कारण हम लोगों को लिखने हैं, मतलब हम लोगों को यह देखना है कि जितना पानी है उससे ज्यादा उपयोग हो रहा है किस राज्य में, तो वो राज्य का नाम है पहली बात तो तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में बहुत ज्यादा पानी उपयोग हो रहा है, लेकिन इसके कारण क्या है वहां दिक्कत के कि सतही जल की वहां पर कमी है। तमिलनाडु में मानसून क्या होता है, वो असंगत होता है। हम लोगों ने ये भी देखा हुआ है कि ये जो पूर्वी तट है यहां पर बारिश नहीं होती, कुल मिलाकर जो मालाबार तट है यहां पर मानसून की एंट्री होती है, लेकिन ये तट जो होता है वो सूखा रहता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। हाँ, उत्तर पूर्वी मानसून से जरूर इस तट पर वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से, लेकिन मुख्य मानसून में ये तट सूखा रहता है और जल की कमी यहां पर हो जाती है। तो तमिलनाडु में मानसून असंगत रहता है, जिससे सतही जल की कमी हो जाती है, सरफेस जो वाटर है उसकी कमी हो जाती है। सिंचाई की आवश्यकता, चावल और गन्ना जैसी फसलों की सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक उपयोग होता है। तो एक तो पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर भी एक्सट्रैक्ट कर लिया तब तो दिक्कत होगी ही। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 14 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए 15वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती हैं, भारत के किन राज्यों में पाई जाती हैं। परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां जो बिखरी हुई बस्तियां होती हैं उनको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो एकाकी या परिक्षिप्त बस्तियां ऐसी बस्तियां हैं जिनमें मकान एक दूसरे से दूर बने होते हैं, झुंड में नहीं होते, दूर बने होते हैं और लोग अलग अलग या एकाकी रहते हैं। ये बस्तियां सुदूर जंगलों या छोटी पहाड़ियों की ढालों पर, खेतों या चारागाहों के आसपास पाई जाती हैं। कि मान लीजिए आप लोगों ने पहाड़ों पर देखा, ठीक है, कहीं पर पहाड़ है, यहां पर मान लीजिए कोई पानी का सोर्स उपलब्ध है तो यहां पर कुछ लोग रहने लगे, थोड़ी दूर जाकर कहीं पर पानी का सोर्स उपलब्ध है तो यहां पर लोग रहने लगे। इनको ही हम परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां कहते हैं, जहां पर जो संसाधन अवेलेबल है, या मान लीजिए थोड़ी बहुत मान लीजिए समतल जमीन है तो वहां पर लोग रहने लगे, इसको हम परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां कहते हैं। और इस तरीके की बस्तियां कहां पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, केरल के कई हिस्सों में इस तरीके की बस्तियां पाई जाती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के दूर बने होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 15 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मजा आ रहा है कि नहीं वीडियो में, पहले मुझे ये बताइए। अगर वीडियो में मजा आ रहा है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में कोई दो अंतर लिखिए। ठीक है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, धातु अधातु में ही कुल मिलाकर अंतर पूछ लिए गए हैं आप लोगों से। तो जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है उनको धात्विक खनिज बोलते हैं, और जिन खनिजों से धातु प्राप्त नहीं होती उनको अधात्विक खनिज बोलते हैं। कितना आसान अंतर है ना। इसमें चमक होती है, धातुओं में चमक होती है, याद रखिएगा। सोना चांदी जो है इनमें क्या है, चमक है कि नहीं है? बिल्कुल है, इनमें चमक नहीं होती। लो अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, सोना, चांदी ये धात्विक खनिज के उदाहरण हैं, लेकिन संगमरमर, कोयला, अभ्रक, पेट्रोलियम ये अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। मुख्य रूप से याद रखिएगा। ठीक है, आसान प्रश्न है ना। चलिए 17वें नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, और अब बारी आ गई है लघुत्तरीय प्रश्नों को हल कर देने की। हम लोगों ने अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लिए हैं, अब लघुत्तरीय प्रश्न है, इनको थोड़ा सा बड़ा हम लोगों को लिखना है। ठीक है, आप लोगों को लगभग 50 शब्दों में, 50 से 70 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। हर बोर्ड्स में इनकी जो शब्द सीमा होती है अलग अलग होती है, आइडियली आप 50 से 70 इनको मान सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से जो 17वें नंबर का प्रश्न है पूछा जा रहा है कि विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में ही क्यों निवास करती है। भाई क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, पूरी पृथ्वी पड़ी हुई है, लेकिन ये 90% जनसंख्या अगर हम देखें तो एक सीमित क्षेत्र पर 10% क्षेत्र पर ही रहती है। मतलब कुल मिलाकर ये बोला जा रहा है ज्यादा लोग कम क्षेत्र पर रहते हैं। भाई कम क्षेत्र में फैसिलिटी अच्छी होगी, जलवायु अनुकूल होगी, खेती उपलब्ध होगी, पीने का पानी उपलब्ध होगा, भूमि उपलब्ध होगी, पेड़ पौधे उपलब्ध होंगे, इसीलिए तो यहाँ पर 10% क्षेत्र में 90% जनसंख्या रहती है। नहीं तो क्यों रहती भाई, है ना। जंगलों में लोग क्यों कम रहते हैं? क्योंकि वहां पर संसाधन अवेलेबल नहीं रहते, है ना, भूमि उपलब्ध नहीं होती। तो देख लेते हैं, यही हम लोगों को लिख देना है कि विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% क्षेत्र में निवास करती है। इसके बहुत से कारण है। पहला क्या है, जलवायु यानी क्लाइमेट। तो यह क्षेत्र समशीतोष्ण जलवायु वाले हैं जो मानव निवास के लिए अनुकूल होते हैं। तो जहां की जलवायु अच्छी वहां पर लोग
रहते हैं। दूसरा है संसाधन, अगर मान लीजिए कहीं पर जल उपलब्ध है, ऊर्जा संसाधन उपलब्ध है, खनिज संसाधन की प्रचुरता है, तभी वहां पर लोग रहेंगे। 10% क्षेत्र में जलवायु भी अच्छी होती है, संसाधनों की उपलब्धता भी अच्छी होती है। आर्थिक अवसर भी इन जगह पर उपलब्ध होते हैं, जैसे कि खेती, उद्योग और व्यापार के यहाँ पर ज्यादा अवसर उपलब्ध होते हैं। और चौथा है संरचना, भौगोलिक संरचना के कारण यहाँ आवास और परिवहन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका है, पठारी इलाका है, वहाँ पर कुछ आने जाने की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, सड़क मार्ग ही उपलब्ध नहीं है, रेल मार्ग ही नहीं है, जलमार्ग नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर वहाँ पर लोग रहेंगे क्यों? तो भौगोलिक संरचना भी तो अच्छी होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम 18वें नंबर का प्रश्न जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है? ऋणात्मक भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन को हम इंग्लिश में BOP भी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। भाई ऋणात्मक भुगतान संतुलन का मतलब होता है जैसे कि एक देश से हमारे देश में सामान आता है जिसको हम बोलते हैं आयात, है ना, और हमारे देश से दूसरे देश में सामान जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं निर्यात। अब आप मुझे बताइए आयात अच्छा है, निर्यात अच्छा है? किसी देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत की ही बात करिए, भारत में अगर हम सामान मंगाएंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है, या भारत से हम सामान निर्यात करेंगे ये अच्छी बात है? भाई आयात तो किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती। आप दुकानदार से सामान खरीदते हैं तो आपके लिए अच्छी बात होती है, दुकानदार को सामान आप बेचते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। भाई दुकानदार से हम सामान खरीदते हैं तो हमारे तो पैसे खर्च हो जाते हैं। हम दूसरे देशों से अगर सामान आयात करेंगे, लेंगे, मान लीजिए हम चीन से आयात कर रहे हैं, हम चीन से गाड़ियां मंगा रहे हैं, मोबाइल मंगा रहे हैं, तो इसमें तो हमारे लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो आयात कभी अच्छा नहीं होता, निर्यात अच्छा होता है। निर्यात अगर हम करेंगे मान लीजिए तो इससे हमें मनी मिलेगी, पैसा मिलेगा। हम गेहूं चावल भेजेंगे, हम हमारे यहाँ की कार मान लीजिए दूसरे देशों को बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो यही बात होती है, इसी को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके से बोलते हैं, आयात निर्यात का लेखा जोखा कुल मिलाकर, ठीक है। अब ऋणात्मक भुगतान संतुलन है, मतलब क्या हो रहा है? आयात ज्यादा हो रहा है और भेज कम रहे हैं, मतलब निर्यात हम कम कर रहे हैं। तो ये क्या शो करता है कि सामाजिक असंतुलन, इससे क्या होता है? सामाजिक असंतुलन पैदा होता है, गरीब और अमीर के बीच की खाई जो है वो बढ़ती है, विकास में बाधा उत्पन्न होती है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास रुक जाता है क्योंकि पैसे ही नहीं है। हम लोगों ने पूरा पैसा कहां पर दे दिया? जो हम लोगों ने सामान मंगाया था। शहरीकरण, असंतुलित धन प्रवाह शहरी क्षेत्रों पर दबाव डालता है। अब भाई शहरी क्षेत्रों में अगर मान लीजिए गरीब लोग या ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो क्या होगा? अपराधों की कई बार जो है वो अपराधों में बढ़ोतरी होती है। एक शहर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। आर्थिक अस्थिरता जो है वो बढ़ती है, देश की समग्र प्रगति जो है वो प्रभावित होती है। तो उम्मीद करता हूं आप, वैसे तो और भी बहुत सारे इसमें नकारात्मक प्रभाव होते हैं, लेकिन आप ये 4 जो है वो याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये 18 प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए 19वें नंबर का हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? बाजारीय सब्जी कृषि, याद रखिएगा, इसे ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सब्जी कृषि, इसी को हम लोग ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं, जहां पर एक रात में जो ट्रक है जितनी दूरी तय कर सकता है। अब अगर मान लीजिए नगरों के समीप जो है सब्जी की खेती नहीं होगी, तो 3-4 दिन सब्जी को नगर में पहुंचाने में अगर लग जाएंगे तो सब्जी तो खराब हो जाएगी। इसलिए नगरों के समीप ही सब्जी की खेती की जाती है, ठीक है। तो उपभोक्ता मांग होती है, भाई डिमांड होती है। शहरी क्षेत्रों में क्या होता है? डिमांड होती है। तो शहरी क्षेत्रों में ताजा फसलों की अधिक मांग होती है, इसीलिए यहां पर बाजारीय सब्जी कृषि की जाती है। परिवहन की सुविधा की अगर हम बात करें तो शहरों के पास बाजार में फसलों की आपूर्ति जो होती है वो आसान होती है, ऐसी आपूर्ति गांवों में नहीं हो सकती। भंडारण की सुविधा जो होती है उपलब्ध होती है, तो शहरी क्षेत्रों में क्या होता है? बड़े बड़े स्टोरेज फैसिलिटी उपलब्ध होती है। शीत भंडार गृह जिसको हम लोग बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज, जिसमें सामान खराब नहीं होता, इस तरीके की सुविधाएं जो है वो शहरों में उपलब्ध होती हैं। तो इस तरीके से बाजारीय जो सब्जी कृषि है ये नगरीय क्षेत्रों के समीप ही की जाती है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, तो 19 प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं। 20वां प्रश्न चलो हम देख लेते हैं कि अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारने हेतु 4 विधियों को लिख ली। अलवणीय जल मतलब ऐसा पानी जिसमें सॉल्ट नहीं होता, ऐसा पानी जिसे हम पी सकते हैं, ऐसा पानी जिसे हम मीठा जल बोलते हैं। मीठा जल मतलब ऐसा नहीं कि इसमें शक्कर मिली हो, ऐसा पानी जिसे हम पी सकते हैं उसे मीठा पानी बोलते हैं, फ्रेश वाटर इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसकी उपलब्धता को सुधारने के लिए हमें 4 विधियों को लिखना है। ठीक है, चलिए, तो अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारने हेतु अगर हम विधियां देखें तो पहली विधि हो सकती है वर्षा जल का संचयन। ठीक है, पानी के भंडारण के लिए विशेष संरचनाओं का हम लोगों को निर्माण करना होता है। नदी संरक्षण अगर हम कर पाते हैं तो नदियों की सफाई और पुनर्जीवन जो है, इससे भी अलवणीय जल की उपलब्धता बढ़ती है, अदरवाइज जल क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा। भूजल पुनर्भरण, इससे भी अलवणीय जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है और उसमें सुधार आता है। जमीन के नीचे पानी के स्तर को बढ़ाने के उपाय हम लोग कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हैं, और पुनर्चक्रण को बोलते हैं रिसाइकल। तो अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग हम रीयूज अगर कर लें तो अलवणीय जल की उपलब्धता जो है हम सुधार सकते हैं। तो 4 पॉइंट है, याद रखिएगा, वर्षा जल संचयन, नदी संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और पुनर्चक्रण। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रही है ना वीडियो? चीज़ें अगर समझ आ रही है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए 21वें नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो 21वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा के विषय में लिखिए। मतलब कुल मिलाकर अल्टीमेटली आप लोगों को यह बोल दिया गया है कि ज्वारीय और तरंग ऊर्जा ये कम से कम अपारंपरिक स्रोत तो हैं, है ना। तो 2 तो आप लोगों को खुद ही बता दिए हैं, और अन्य अपरंपरागत स्रोत आप लोगों को बताने हैं। मतलब परंपराओं में जिनका प्रयोग किया जा रहा था, जैसे कि आप देखेंगे तापीय ऊर्जा, कोयले वाली जो ऊर्जा है, बहुत समय से उससे एनर्जी क्रिएट हो रही थी। लेकिन अब जो है कौन कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो नवीन समय में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही हैं, जैसे पवन ऊर्जा की हम बात करते हैं, सौर ऊर्जा की जब हम बात करते हैं, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा तो आप लोगों को यहाँ पर लिखी दी गई है। भूतापीय ऊर्जा जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं, ज़मीन के नीचे जो ताप होता है उससे हम टरबाइन घुमाते हैं और एनर्जी क्रिएट करते हैं। जैव ऊर्जा जो होती है, बायोमास एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत हैं। मतलब ये जो स्रोत हैं ये बहुत पहले समय से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, अब इनका प्रचलन बढ़ रहा है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये स्रोत पर्यावरण के अनुकूल है, कम खर्चीले हैं और टिकाऊ हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब हम ताप ऊर्जा की बात करते हैं, मतलब थर्मल एनर्जी की बात करते हैं, तो कोयले से एनर्जी हम लोग बनाते हैं। तो कोयला जो है, कोयला कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा ना, इसलिए इस तरीके के स्रोतों पर निर्भरता हमें घटानी है। तो इन्हीं में से आप लोगों को 2 ऊर्जा स्रोतों के बारे में विस्तार से कुछ बातें लिखनी है। सबसे पहले ज्वारीय धारा ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो इसमें बिजली उत्पादन करने के लिए समुद्री धाराओं की जो गतिज ऊर्जा होती है इसका उपयोग किया जाता है। जब हम तरंग ऊर्जा की बात करते हैं तो तरंग ऊर्जा विद्युत उत्पन्न करने के लिए तरंगों की गति के माध्यम से उनकी यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कुछ ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत लिख दिए, और 2 चीजें हम लोगों को एक्सप्लेन करनी थी जो क्वेश्चन में पूछी गई थी, ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा मतलब ज्वार का उपयोग हम लोग करेंगे, तरंग ऊर्जा मतलब तरंग का उपयोग हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहां पर बात हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो आने वाली पीढ़ियों को भी जो है ध्यान में रखकर विकास किया जाए। अगर हम आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखकर विकास करते हैं तो इसी को सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई अभी जो भी संसाधन उपलब्ध हैं आज का आज देख लेते हैं, फिर कल का कौन जाने, कल किसने देखा है, ये भावना नहीं रखनी है। तो हमें भविष्य की पीढ़ियों का क्या करना है, वो अंदाजा लगाना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। उत्तर हम लोग देख लेते हैं।
तो विश्व पर्यावरण और विकास आयोग मतलब WCD ने सतत पोषणीय विकास को 1987 ईस्वी में आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस तरह परिभाषित किया था। तो यहाँ पर ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास की पहली बार जो है परिभाषा दी गई थी। तो एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अब प्रश्न ये समझ में आ गया होगा। देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने वैकल्पिक प्रश्न देख लिए हैं, हम लोगों ने अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लिए हैं और लघुत्तरीय प्रश्न देख लिए हैं। आप लोगों को ये 3 प्रश्न समझ में आए हैं कि नहीं? एक एक प्रश्न अगर आप लोगों को समझ में आया है जो मैंने समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि सर इसका आंसर ये क्यों है। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि रिप्लाई आपके उन प्रश्नों का दूँ। 23वां जो प्रश्न है उसका उत्तर हम लोगों को बताना है कि व्यापार के लिए, अब दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करना है, थोड़े से बड़े प्रश्न यहां पर बड़े उत्तर हम लोगों को देने पड़ेंगे। व्यापार के लिए पत्तन किस प्रकार सहायक होते हैं? पत्तनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। भाई, व्यापार के लिए पत्तन किस प्रकार सहायक होते हैं? जल मार्ग के माध्यम से ही तो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आयात और निर्यात आज के समय में अगर बड़ी बड़ी लार्ज क्वांटिटी में जब होता है तो वो पत्तनों के माध्यम से ही होता है। बहुत विशाल जो है मात्रा हम लोग पत्तनों के माध्यम से भेज पाते हैं, इसलिए पत्तन सहायक होते हैं व्यापार के लिए। और आंतरिक पत्तन और बाह्य पत्तन हम लोगों को जिक्र कर देना है पत्तनों का। तो पत्तन तथा पोताश्रय अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मुख्य प्रवेश द्वार कहे जाते हैं ना, इसका तो हम लोगों ने जिक्र भी किया है। प्रवेश द्वार ही हम लोगों ने जो है पढ़ा हुआ है इन्हें कि हम प्रवेश द्वार कहते हैं। एक देश का सामान दूसरे देश में एंट्री लेता है तो पत्तनों के माध्यम से ही तो लेता है, इसलिए हम इन्हें प्रवेश द्वार कहते हैं। इन्हीं पत्तनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरी भाग जाते हैं। पत्तन जहाज के लिए गोदी, सामान लादने व भंडारण उतारने हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो भाई पत्तन क्या होते हैं? पत्तनों के माध्यम से जहाज में सामान जो है लादा जाता है, उतारा जाता है, यात्री उतरते हैं इसमें और जाते हैं। भंडारण की सुविधाएं भी पत्तन पर उपलब्ध होती हैं। अगर हम अवस्थिति के आधार पर बात करें तो पत्तनों का वर्गीकरण 2 आधार पर होता है, अंतर्देशीय पत्तन और बाह्य पत्तन। 2 तरीके से हम पत्तनों का वर्गीकरण करते हैं। अंतर्देशीय पत्तनों की जब बात होती है तो ये पत्तन समुद्री तट से दूर किसी नौगम्य नदी अथवा नहर पर स्थित होते हैं। मतलब ये जो पत्तन स्थित होते हैं वो दूर स्थित होते हैं, या हम लोग बोले समुद्र से दूर स्थित होते हैं और इन्हें नहरों के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। तो ये पत्तन समुद्री तट, अगर हम अंतर्देशीय पत्तन की बात करें तो ये पत्तन समुद्री तट से दूर किसी नौगम्य नदी अथवा नहर पर स्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नदी अथवा नौगम्य नहर द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे पत्तन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं। मतलब ज्यादा ऊंचा, ज्यादा निचला अगर हम लोग बेस देखें, कोई जहाज है मान लीजिए और उसका बेस अगर ज्यादा गहरा है तो यहां पर ये पत्तन अंतर्देशीय पत्तन, जो पत्तन अंदर होंगे वहां पर एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि इतना बड़ा बेस जो है वो नहीं आ पाएगा, पानी तो कम है। तभी तो हम नहरों का प्रयोग कर रहे हैं, नहरों के माध्यम से जो है हम जोड़ रहे हैं पत्तनों को। ऐसे पत्तन चौरस तल मतलब सपाट तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं। जैसे मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा हुआ है, मेम्फिस मिसिसिपी नदी पर स्थित पत्तन है, राइन नदी के मैनहीम तथा ड्यूसबर्ग और कोलकाता हुगली नदी पर स्थित ये पत्तन है। तो ये मुख्य पत्तन कौन से, ये जो पत्तन यहाँ पर लिखे गए हैं ये किसका उदाहरण है? ये अंतर्देशीय पत्तनों का उदाहरण है। बाह्य पत्तनों की जब बात होती है तो ये गहरे जल के पत्तन होते हैं। ठीक है, ये समुद्र में एकदम दूर जो है स्थित होंगे, जो वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं। ये उन जहाजों को सेवाएं प्रदान करते हैं जो अपने बड़े आकार के कारण पैतृक पत्तनों तक पहुंचने में अक्षम होते हैं। जैसे कि एथेंस और यूनान में इनके बाह्य पत्तन पेराइस एक उच्च कोटि का संयोजन है। तो ये पेराइस जो पत्तन है इसका जिक्र भी आप लोगों को किया गया है बुक में। आप बहुत अच्छे से इस पत्तन का उदाहरण लिखें जो बाह्य पत्तन है। ठीक है, कुल मिलाकर एक पत्तन जो है वो समुद्र में गहराई पर स्थित है, समुद्र के बीचों बीच स्थित है ना। जैसे कि मान लीजिए एक पत्तन यहां पर स्थित है और एक पत्तन यहां पर स्थित है। डेफिनेटली अगर ये पत्तन यहां पर नहीं आ पाएगा तो यहीं से सामान जो है उतारने और लादने की हम लोगों को सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेंगी। और अगर मान लीजिए वो गहरा पत्तन है तो अंदर तक भी आ सकता है। इसी को हम अंतर्देशीय और बाह्य पत्तनों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, चलिए इसी के अथवा में आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव के प्राकृतिकरण की संकल्पना को
स्पष्ट कीजिए। मानव के प्राकृतिकरण मतलब मानव ने प्रकृति को कैसे अपना लिया है, इस संकल्पना को हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए। तो आदिम अवस्था में जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था, तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। भाई हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम प्रकृति को बदल दें, तो हम क्या करते थे, प्रकृति के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करते थे। तो मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। उस समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था जो थी वो क्या थी, आदिम कालीन ही व्यक्ति जीवन जीता था। मानव की इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद जो है वो कहा गया है। इस अवस्था में प्राकृतिक मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था, डरता था, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालता था। प्रकृति जो है कई बार जो है आपदा लाती थी, जैसे भूकंप हो गए, बाढ़ हो गए, तो उनसे डरता था, उस प्रकृति की पूजा करता था, उसकी पूजा करता था। विश्व में आज भी ऐसे समाज हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। खासकर आदिवासी जनसंख्या देखें, वो आज भी प्रकृति पूजक है। और प्रकृति एक शक्तिशाली बले पूज सत्कार योग्य बनी हुई है। अपने सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसी जगह जो है आज भी उपलब्ध है, शक्तिशाली बल है। ठीक है, ये वाला। तो आज भी ऐसे समाज हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ खुद को ढाल रहे हैं, और प्रकृति एक शक्तिशाली बल पूज्य और सत्कार योग्य आज भी उन लोगों के लिए बनी हुई है। सत्कार मतलब पूजन अर्चन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रकृति मानव का जो प्रकृतिकरण है समझ में आ गया होगा। देखिए, दो संकल्पनाएं होती हैं, एक होता है मानव का प्रकृतिकरण और दूसरा होता है प्रकृति का मानवीकरण। अगर हम प्रकृति को ही बदल दें, आज के समय में क्या हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई जमीन है वो बंजर है या कायदे से वहां पर खेती नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स या आधुनिक औजारों की मदद से, कीटनाशकों की मदद से, फर्टिलाइजर्स की मदद से ऐसी जगह पर भी खेती करने के लिए जो है वो ऐसी जगह को भी हम लोग खेती योग्य बना देते हैं। मतलब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, प्रकृति की नहीं सुनी, उल्टा प्रकृति का मानवीकरण कर दिया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मानव का प्रकृतिकरण, कि प्रकृति के अनुसार मानव अपने आप को ढाल रहा है, उससे डर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मानव का प्रकृतिकरण। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसी में आप लोगों को और बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं कि ऐसे समाजों में भौतिक पर्यावरण मानव प्रकृति का रूप धारण किए हुए है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण एवं प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं, अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीकी और कौशल विकसित करने में समर्थ हो जाते हैं। इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ लोग और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं और वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होते हैं। वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन ही संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं, जिनकी छाप प्राकृतिक वातावरण पर सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इस तरह प्रकृति का मानवीकरण होने लगता है। तो कुल मिलाकर इस पैराग्राफ में आप लोगों को समझाया जा रहा है कि प्रकृति के अनुसार मानव अपने आप को बदल तो लेता है, लेकिन मानव का जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे वो कौशल सीखता है, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का स्तर जो है वो बढ़ता है, वैसे वैसे वो प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगता है। लेकिन चूंकि ये संकल्पना मानव के प्रकृतिकरण के ऊपर है, तो आप ऐसे उदाहरणों का जिक्र ना करें जो प्रकृति में हस्तक्षेप को प्रस्तुत करती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कहीं पर जमीन ऐसी थी जहां पर खेती नहीं हो रही थी, तो उस जमीन को जबरन खेती योग्य बनाया गया, तो वो प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है। लेकिन आप लोगों को मानव के प्रकृतिकरण के बारे में ही जिक्र करना है। आप चाहें तो जनजातियों का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए 24वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं, इनके निदान के उपाय हम लोगों को लिखने हैं। तो भू जो संसाधन है, इनकी पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी हैं, हम लोगों को सबसे पहले समस्याओं के ऊपर जिक्र करना है। तो भारत में भू संसाधनों का निम्नीकरण एक गंभीर समस्या है जो कि कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों के कारण उत्पन्न हुई है। कृषि के विकास में अगर हम अच्छी नीतियां नहीं अपनाते, मतलब भू संसाधनों का क्या होता है, निम्नीकरण होता है। अगर मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइजर यूज़ करें, बहुत ज़्यादा उर्वरक, बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करें, तो इससे क्या होती है, भूमि निम्नीकृत होती है, उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो नष्ट होती है। तो यही तो है कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियाँ। भू संसाधनों का निम्नीकरण एक गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि इससे मृदा की उर्वरता क्षीण हो गई है, और यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में अधिक भयावह है। इसके कारण निम्नलिखित हैं। सिंचित क्षेत्रों में अधिक भयावह क्यों है, क्योंकि इतनी ओवर सिंचाई वहां पर हो गई है, ओवर इरिगेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ज्यादा सिंचाई से वो भूमि लवणता को प्राप्त कर जाती है, उस पर नमक की एक लेयर जो है वो चढ़ जाती है।
कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांत था। जब हम ज्यादा सिंचाई कर देते हैं, वहां पर पानी भरा ही रहता है, तो इससे लवणता और मृदा क्षारकता बढ़ जाती है और इससे भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। अब तक लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता व क्षारता से कुप्रभावित हो चुकी है तथा 70 लाख हेक्टेयर भूमि जलाक्रांतता के कारण अपनी उर्वरता खो चुकी है। ये एक्चुअल डेटा आप लोगों को बता दिया गया है, आप चाहें तो जिक्र इसका कर सकते हैं। ठीक है, कीटनाशकों, रसायनों के व रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा परिक्षेदिका, जिसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, आप लोगों ने बचपन में इस तरीके का चित्र बनाया होगा सॉइल प्रोफाइल का, कि मृदा की कैसी कैसी अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो कीटनाशकों, रसायनों के व रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा परिक्षेदिका में जहरीले तत्वों का सांद्रण बढ़ा है। सिंचित क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप में दलहन का विस्थापन हो चुका है तथा वहां बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी से परती भूमि का क्षेत्र कम हुआ है, जिससे भूमि में पुनः उर्वरता पाने की प्राकृतिक प्रक्रिया जो है वो अवरुद्ध हो गई है। अगर आप बहुत ज्यादा कीटनाशक प्रयोग करेंगे, बहुत ज्यादा उर्वरक डालेंगे, हमेशा पानी भरा रहेगा, तो मृदा अपनी प्राकृतिक उर्वरता को खो देगी और फिर से उस उर्वरता को प्राप्त करने में बहुत समय लग जाएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्रों में जल द्वारा मृदा अपने तथा शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में वायु अपर्दन जो है एक आम समस्या जो है यहाँ पर उपलब्ध है। अगर हम लोग देखें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो आर्द्र क्षेत्र है, यहाँ पर जल द्वारा जो मृदा अपर्दन हो रहा है, ठीक है, और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो वायु अपर्दन हो रहा है, मृदा अपर्दन है, ठीक है, ये क्या है, मृदा अपर्दन, ये क्या है, एक आम समस्या जो है वो बन गई है। सीधे क्षेत्रों में अगर ज्यादा पानी मान लीजिए कहीं पर गिरेगा तो जल द्वारा मिट्टी जो है वो बहाकर ले जाई जाएगी, तो वहां पर एक जल अपर्दन की समस्या पैदा हो जाएगी। बहुत सूखा एरिया है, रेगिस्तानी मान लीजिए कोई इलाका है, शुष्क इलाका है, तो हवा के द्वारा मिट्टी की लेयर जो है वो बहाकर ले जाई जाएगी। तो इस तरीके से दोनों ही अपर्दन जो है वो मुख्य रूप से आज भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। ऊपर वर्णित सभी समस्याओं का निदान हम उपर्युक्त प्रौद्योगिकी व तकनीक विकसित करके कर सकते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी विकसित कर लें, अगर हम मान लीजिए बहुत अच्छे उपाय अपनाते हैं, तो ये समस्याओं से हम निपट सकते हैं। साथ ही समस्याओं को जन्म देने वाले क्रियाकलापों को नियंत्रित करना, जैसे कि मान लीजिए हमें पता है कि पानी अधिक भरा हुआ है, कहीं पर अधिक पानी भरा हुआ है जिसको हम जलाक्रांतता बोल रहे हैं, इस वजह से भूमि लवणीय हो रही है, तो हम क्या करें, हम पानी की सिंचाई कम सिंचाई करें पानी, ताकि भरा ना रहे। तो इस तरीके के जो उपाय है ना, वो जो हम लोग जिस वजह से भूमि क्या हुई है, अनुर्वर हुई है या भूमि निम्नीकृत हुई है, उन उपायों को हम लोग क्या कर लें, नियंत्रित कर लें, कंट्रोल कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न क्लियर हो रहा होगा। समाधान आप लोगों से पूछा गया था, समाधान भूलना नहीं है कि इसके निदान के उपाय, कि भू निम्नीकरण क्यों हो रहा है ये तो सबको ही पता है, कोई भी लिख देगा, याद रखिएगा। समाधान हम लोगों को बताना पड़ेगा। समाधान क्या है भाई, तो वृक्षारोपण है। वनों के पुनर्निर्माण के लिए हम लोगों को प्रयास करने चाहिए। और क्या समाधान है, कचरे का प्रबंधन हम लोगों को करना चाहिए, ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, ठीक है, हमें रिसाइकल रीयूज जैसे कुछ उपाय अपनाने चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता हमें बढ़ानी चाहिए, तो सौर एवं पवन ऊर्जा का अगर हम अधिक उपयोग करते हैं तो इससे भी भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ती है, क्योंकि इसमें वेस्ट नहीं निकलता। जागरूकता अभियान चलाने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों को समझाना ये बहुत ज़रूरी है कि भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, और खासकर मृदा संसाधन। जनरली हम जो है मृदा को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, हमारा ध्यान वायु प्रदूषण पर रहता है, हमारा ध्यान जल प्रदूषण पर रहता है, लेकिन हमारा ध्यान मृदा प्रदूषण पर नहीं रहता। जबकि मृदा एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। इतनी आसानी से 1-2 दिन, 10 दिन, 1-2 महीने में मृदा नहीं बनती। मृदा बनने में सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए मृदा की उर्वरता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आज आप शहरों में देखिए, अगर आप रहते होंगे, अगर आप नर्सरी वगैरह से आप पौधे लाते हैं, तो अब अपने आसपास ढूंढेंगे कि यार मैं मिट्टी ढूंढ लूँ, और मिट्टी जो है आपको नहीं मिलेगी। शहरों में आप मिट्टी जो है आज के समय में खरीदनी पड़ रही है, गमले में डालने के लिए मिट्टी नहीं मिल रही है, क्योंकि मिट्टी तो आप लोगों को दूर जाना पड़ेगा, शहरों में मिट्टी ही नहीं मिलेगी। उपजाऊ मिट्टी खासकर मिलेगी तो रेतीली मिट्टी मिलेगी। तो इसलिए तो बोल रहे हैं मृदा क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है।
तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत विस्तार से हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्लियर हो गया होगा। मजा आ रहा है ना वीडियो में? अगर वीडियो में मजा आ रहा है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसी प्रश्न के अथवा में एक प्रश्न और दिया गया है कि भारत में किन महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात किया जाता है ना? इंपोर्ट हम क्या करते हैं, और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति का वर्णन करें। मतलब अब जो ट्रेड हो रहा है, दूसरे देश से हमारे देश में सामान आ रहा है, हमारे देश से दूसरे देश में सामान आ रहा है, इसमें क्या बदलाव आए हैं, इन बदलावों का हम लोगों को वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। सबसे ज्यादा भारत क्या आयात करता है? बिना देखे आप बता सकते हैं कि भाई पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद भारत सबसे ज्यादा आयात करता है। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल भारत सबसे ज्यादा आयात करता है। भारत द्वारा आयात की जाने वाली चीजों में इन दो का वेटेज इतना ज्यादा है, जिस वजह से हमें बहुत भारी जो विदेशी मुद्रा जो है वो खोनी पड़ती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, हम पेट्रोलियम उत्पाद मंगाएंगे तो डेफिनेटली हमें उसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी। तो पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पाद भारत के प्रमुख आयात हैं। इनके अलावा हम लोग क्या मंगाते हैं? हम मशीनरी मंगाते हैं, हम गैर धात्विक खनिज मंगाते हैं, हम अलोह धातुएं मंगाते हैं, मोती, उपरत्न, सोना, चांदी, उर्वरक और अन्य रसायनों का हम आयात करते हैं। तो आप लोगों को आयात और निर्यात की लिस्ट जो है हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ी हुई है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, कि भारत सबसे ज्यादा क्या आयात करता है और क्या निर्यात करता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति में लगातार बदलाव जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं, जिसे हम निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट कर सकते हैं। भारत का कुल विदेशी व्यापार जो 1950-51 में 1214 करोड़ रुपए था, ये 2004-05 में बढ़कर जो है वो 8,37,133 करोड़ रुपए हो गया। 2006-07 में ये 13,84,368 करोड़ रुपए हो गया। तो देख लीजिए ये बदलाव है। धीरे धीरे पहले हमारा जो विदेशी व्यापार था, हमारी कनेक्टिविटी अगर हम दूसरे देशों से देखें बहुत कम हुआ करती थी, तभी तो इतना कम व्यापार हो रहा है। पहले दूसरे देशों से हम सामान नहीं मंगाते थे। मैंने आप लोगों को बताया है 1991 के पहले जो थी पॉलिसी जो थी वो हम दूसरे देशों से सामान हमारे देश में नहीं मंगाते थे, मना कर देते थे। क्यों? क्योंकि हम हमारे देश के उद्योगों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे बाहरी कंपटीशन से, क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे 1947 में, हमारे यहाँ बहुत अच्छी पॉलिसीज़ नहीं थी। अगर हम विदेशों से आयातित सामानों का अगर मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलन करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको बढ़ावा देते हैं, तो डेफिनेटली वो कॉम्पिटिशन जो घरेलू उद्योग हैं उस कॉम्पिटिशन को फेस नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें घरेलू उद्योगों को सशक्त करना था, लेकिन हम लोगों ने 1991 में मैंने बताया था एलपीजी की पॉलिसी अपनाई थी। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी की पॉलिसी के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति के बाद हम लोगों ने क्या किया? विदेशी वस्तुओं का आयात हमारे देश में बढ़ा दिया और हमारा निर्यात भी विदेशों में बढ़ा। इस वजह से जो आयात और निर्यात के मूल्य में बढ़ोतरी देखी गई। तो देख लीजिए अब कितना तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। निर्यात की तुलना में आयात में तेजी से वृद्धि हुई है। 50-51 में आयात 608 करोड़ रुपए से बढ़कर 4-5 में 4,81,000 लगभग करोड़ जो रुपए जो है वो हो गया। 6-7 में ये लगभग कितना हो गया? 8,20,000 करोड़ के आसपास हो गया। जबकि निर्यात मूल्य 606 करोड़ रुपए से बढ़कर 4-5 में सिर्फ 3,56,000 के आसपास करोड़ रहा और 6-7 में 5,63,000 करोड़। कहने का मतलब यह है, इन दोनों ही आंकड़ों को आप कंपेयर करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि हमारा आयात जो है, हमारा आयात मतलब इंपोर्ट जो है वो निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा है। और जब निर्यात कम होता है, आयात ज़्यादा होता है, हम विदेशों से ज़्यादा सामान मंगाते हैं, हम कच्चा तेल ज़्यादा मंगाएंगे, हम धातुओं को ज़्यादा मंगाएंगे, हम मशीनरी को ज़्यादा मंगाएंगे, तो पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम चाइना से ज़्यादा प्रोडक्ट मंगाएंगे तो चाइना को पेमेंट करनी पड़ेगी, अमेरिका से ज़्यादा सामान मंगाएंगे तो अमेरिका को पेमेंट करनी पड़ेगी, सऊदी अरेबिया से ज़्यादा कच्चा तेल मंगाएंगे तो पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, वो भी डॉलर में। डॉलर में पेमेंट होती है भाई, गांधी जी वाला नोट नहीं चलता। तो इससे हमें नुकसान होता है, विदेशी मुद्रा का हास होता है। इसकी तुलना में अगर हम देखें तो हमने क्या किया है? निर्यात कम किया है, क्योंकि अगर हम कोई सामान बेचेंगे तो उससे भी हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। हम अगर कृषि से संबंधित सामान बेचेंगे तो उससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। लेकिन दिक्कत यह है, आंकड़े ये स्पष्ट करते हैं कि हम मंगाते ज़्यादा हैं और भेजते
कम है, मतलब हमारा आयात ज्यादा है और निर्यात कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी और भारत के आयात तथा निर्यात के मूल्यों में लगातार अंतर बढ़ रहा है और ये अंतर बढ़ना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे व्यापार संतुलन विपरीत अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। विश्व के कुल निर्यात व्यापार में भारत की भागीदारी भी लगातार क्या है, कम हो रही है। 50-51 में कितनी थी, सिर्फ 1950 में 2.1% थी और अब लगभग 1% हो गई है। मतलब हम पूरे विश्व में जो निर्यात हो रहा है ना, उसका सिर्फ 1% हम लोग जो है वो निर्यात कर पाते हैं, सोच कर देखिए। और इसके बहुत से कारण हैं कि विश्व बाजार में रुपये का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन हो रहा है। आज हमारे भारतीय रुपये की जो कीमत है वो कितनी गिर चुकी है डॉलर के मुकाबले। उत्पादन में बहुत, प्रोडक्शन जो है बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। घरेलू उपभोग में वृद्धि हो रही है। अगर हम पैदा भी करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी करते हैं, तो दिक्कत यह है कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि उस प्रोडक्शन को यहीं पर हम लोग खपा देते हैं। जैसे हम चाय का ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो भारत का हर व्यक्ति तो चाय पीता है, तो चाय जो है हम निर्यात ही नहीं कर पाते, ज़्यादातर हम यहीं पर पी लेते हैं। तो ये हमारे लिए दिक्कत की बात है। अगर हम यहीं पर उसको उस उपभोग में वृद्धि करेंगे तो हमें विदेशी मूल्य की मुद्रा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। विश्व व्यापार में बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा, खासकर देख लीजिए चाइना कितना कंपटीशन हमें दे रहा है। बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा हमें चाइना से मिल रही है और नुकसान, और अगर हम लोग देखें तो हमारी स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न जो मैंने अभी बताए हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। खासकर दीर्घोत्तरीय प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न थे, बहुत एनालिटिकल आप लोगों से क्वेश्चंस जो हैं वो सैंपल पेपर में पूछे गए थे। एक एक प्रश्न का उत्तर उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बाद बारी है यहां पर मैप बेस्ड क्वेश्चंस को हल कर लेने की, मानचित्र पर आधारित प्रश्नों को हल कर लेने की। सबसे पहले आप लोगों से प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बताओ और उसको यहां पर मार्क करो। पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताओ और उसको यहां पर मार्क करो। मध्य प्रदेश का एक तांबा क्षेत्र, जहां से तांबा निकलता है, उस क्षेत्र को उसका क्षेत्र का नाम बताओ और उसको यहां पर मार्क करो। गुजरात का सबसे बड़ा महानगर, उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र का नाम बताओ। तो भाई भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भाई यूपी बोर्ड का पेपर है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, तो उत्तर प्रदेश तो यहां पर हम मार्क कर देंगे। यहां पर हम क्या लिख देंगे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, लाल पेन से लिख देता हूं। ठीक है, यह है उत्तर प्रदेश। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित, मतलब यहां से इस साइड प्रवाहित, ठीक है, प्रवाहित होने वाली नदी, अगर हम मुख्य नदी की बात करें तो वो नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा। ये नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और याद रखिएगा डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र जो है वो यहाँ पर स्थित है, जिसको हम बोलते हैं मलाजखंड क्षेत्र, बालाघाट में स्थित है। गुजरात का सबसे बड़ा जो नगर है, ये इसको हम मलाजखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलाजखंड। ठीक है, मार्क आप कर लीजिएगा। गुजरात का सबसे बड़ा महानगर तो वो कौन सा है भाई? अहमदाबाद। क्या होता है? अहमदाबाद। और अगर हम लास्ट क्वेश्चन देख ले कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र, तो वो कौन सा है? वो है नरोरा। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र। तो सबसे पहले आप लोगों को उत्तर जो है यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने देख लीजिए उत्तर बता दिए हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, उसको मार्क कर देना है। पूर्व से पश्चिम होने वाली नदी तो नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा क्षेत्र मलाजखंड, बालाघाट याद रखिएगा। गुजरात का सबसे बड़ा नगर अहमदाबाद आप मार्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र। ठीक है, तो आप लोगों को ये सभी जो उत्तर हैं वो मार्क कर देने हैं। सफाई से आप लोगों को उत्तर देना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये भी मैप बेस्ड है। दिए गए संसार के रेखा मानचित्र, मतलब यहां पर वर्ल्ड मैप वर्ल्ड मैप में आप लोगों को इन सब चीजों को लोकेट करना है। जैसे कि एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश, उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश,
ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। जापान का सबसे बड़ा नगर, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नदी जो है अगर हम लोग देख लेते हैं, कुल मिलाकर ये पनामा नहर की बात हो रही है, और राइन नदी जलमार्ग जो है हम लोगों को शो करना है। तो एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश जहां तक है मालदीव है। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? महाद्वीप का कनाडा है। जापान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? टोक्यो है। इनको मार्क कर देना है। तो एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश मालदीव, तो मालदीव कहां पर है आप लोगों को यहां पर मार्क कर देना है। ये क्या है? मालदीव, मालदीव, ठीक है। अगर हम जापान का सबसे बड़े नगर की बात करते हैं तो वह है टोक्यो, तो यहां पर आप लोगों को मार्क कर देना है। ये क्या है? टोक्यो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नदी या नहर अगर आप बोलेंगे तो ये जो नहर है इसको बोलते हैं पनामा नहर। हमें दो नहर मुख्य रूप से पढ़ना है, एक सुएज नहर, ये सुएज नहर है, और ये क्या है? पनामा। ये सुएज, ये पनामा, याद रखिएगा, सुएज भी पूछी जा सकती है। और राइन नदी जलमार्ग हम लोगों को बनाना है, तो ये जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ता है। तो ये जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ने वाला ये जो जलमार्ग है ये राइन नदी जलमार्ग है। राइन नदी जलमार्ग जो किसको जोड़ता है? जलमार्ग जो जर्मनी और नीदरलैंड, इन दो देशों का नाम मुख्य रूप से आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैप बेस्ड जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी दे दिए हैं। तो यहां पर हम लोगों का ये सैंपल पेपर हल हो चुका है। एक एक प्रश्न मैग्नेट ब्रेन्स ने, हमने पूरी कोशिश की है कि उस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता चल जाए, अथवा में जो प्रश्न थे वो प्रश्न भी हम लोगों ने हल किए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा, एक एक प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों से बन गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ लेना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो जैसा मैंने बताया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नजर आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है? इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और डाउट की स्थिति में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।